इस बेरहम प्रधानमंत्री को कोई अधिकार नहीं बनता को देश की सजोई हुई धरती को बेचा। गांव में लोग कहते हैं कि जो अपने बाप की सजोई हुई धरती को बेचता है या संपत्ति को नष्ट करता है उसे नालायक और नकारा कहा जा सकता है। इस प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे, इस सरकार को क्या कहेंगे आप? ये कहता मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का मतलब इन भाजपाइयों से पूछ लीजिए, बता देंगे जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं। और उसके बाद कहेंगे मैं देशभक्त हूँ। इस तरह की देशभक्ति का ही प्रमाण पत्र देना चाहते हैं ये लोग। अरे बाप रे बाप, इतने बड़े अपराधी जब योगी बाबा जाते हैं तब गोरखपुर में सलामी हो जाती है। हाय रे सरकार, तेरी क्या लीला। ईवीएम मशीन पकड़ी गई आसाम में बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है DSO न्यूज़ में। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने जो है एक बड़ा निर्णय लिया है, ममता बनर्जी को जो है धरने पे बैठने में मजबूर कर दिया, कैसे देखते हैं, क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा बंगाल चुनाव में? भैया, मार्केट में राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है कि जो है चुनाव आयोग का भाजपा में विलय हो चुका है, क्योंकि भाजपा के किसी भी नेता को ये सुनील मोदी अरोड़ा की हैसियत नहीं है। ये बेईमान की हैसियत है कि किसी भी भाजपाई नेता के ऊपर बैन लगा दे। ईवीएम मशीन पकड़ी गई आसाम में बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है चुनाव आयोग। उसके बाद आए दिन यहाँ बीजेपी धांधली कर रही है, वहाँ के मतदाताओं को धमकी दिलवाई जाती है, गोलीबारी करवाई जाती है, जिसमें 5 लोग मार दिए जाते हैं। तो सीधे सीधे मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या करने का जो है मन बना लिया है। इस देश में घोषित इमरजेंसी है और चुनाव आयोग माने कुछ नहीं रह गया। ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कोई मतलब रह गया, ना ही CBI का कोई मतलब रह गया। ये सब चांदी की खनक देख करके बीजेपी के दरबार। कितने शर्म की बात है। आप ममता बनर्जी के ऊपर बैन लगा दें, आप राहुल गांधी के ऊपर बैन लगा दें, आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तरह तरह का। आप एक चीज़ बता दीजिए, अब इस देश में उत्सव के नाम पे 2 उत्सव बाकी रह गया। नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए, शमशान घाट का उत्सव और कब्रिस्तान का उत्सव बाकी रह गया है। सूरत की हाल देख लीजिए, यूपी की हाल देख लीजिए, बिहार की हालात को देख लीजिए, बंगाल, आसाम, हर जगह की हालात को देख लीजिए। हाय रे सरकार, तेरी क्या लीला है। नहीं, मैं बंगाल चुनाव पे बातचीत कर रहा था। मैं आपसे बातचीत कर रहा था बंगाल चुनाव पे, आप कहीं का मुद्दा कहीं और ले गए। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि ममता बनर्जी जो है जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन कुछ कमी नज़र आई होगी, इसलिए उन्होंने बैन किया होगा। तो इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात? ये बताइए, ममता के अंदर आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना। इस देश में महामारी फैली हुई है, करोड़ों करोड़ लाखों की भीड़। JP नड्डा का जवाब सुन करके हंसी आ जाएगी आपको। काम प्रोटोकॉल का पालन करते हैं और इसको पालन आम जनता के से करवाएंगे। आप बताइए, प्रोटोकॉल का मतलब यह है तुम राजा पटियाला हो गए हो, तुम राजशाही जी रहे हो। JP नड्डा ब्राह्मण के नाम पर एक कलंक है कश्मीरी, ये हिमाचल का। ये कहता मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का मतलब इन भाजपाइयों से पूछ लीजिए, बता देंगे। ममता जी ईमानदार लीडर हैं, पेंशन वो नहीं लेती, तनख्वाह वो नहीं लेती और रूखी सूखी खा करके जनता की सेवा करती हैं। ममता का जब नाम आता है तो ये उनके संघर्ष की कहानी को पढ़ने का जी चाहता है। आज हर लड़कियों को सोनिया जी से, मेनका क्या बोलते हैं, इनसे, ममता बनर्जी से सबक लेना चाहिए। ये 0 से 100 तक का सफ़र। एक बात बताइए कि बार बार वो उनका एक बयान वायरल हो रहा है और वहाँ की जो जनता है वो ये कह रहे हैं कि अगर दीदी को हमने वोट दिया तो वो मिनी पाकिस्तान बना देंगी बांग्लादेश, ये बंगाल को। ये भाजपा का प्रोपेगंडा है और कुछ नहीं है। संघ और भाजपा का प्रोपेगंडा है। आप बता दीजिए, जब भी कोई चुनाव आता है, चाहे वो बिहार का इलेक्शन रहा हो या लोकसभा का इलेक्शन रहा हो या ये 5 राज्यों का चुनाव रहा हो, नक्सली हमले में कौन गिरफ्तार हुआ जानते हैं? बीजेपी का उपाध्यक्ष और उसका बाप वहाँ से पूर्व MLA था और उसने कबूल किया था, इससे पहले भी गिरफ्तारी हुई थी पुरोहित की। उसने कबूल किया कि मैं नक्सलियों को
जो है मटेरियल सप्लाई करता हूँ। मटेरियल का मतलब होता है कि राशन भी होता है, गाड़ी घोड़ा भी होता है, गोला बारूद भी होता है। तो भाजपा का डीएनए इस तरह का है कि इनके संबंध नक्सलियों के साथ है, इनके संबंध आतंकवादियों के साथ हैं, इनके संबंध आईएसआई के एजेंट के तौर पे हैं। जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं और उसके बाद कहेंगे मैं देशभक्त हूँ। किस तरह की देशभक्ति का ही प्रमाण पत्र देना चाहते हैं ये लोग? ममता देशभक्त हैं, ममता दीदी देशभक्त हैं, इसमें कहीं नहीं कुछ है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ममता दीदी जो है बार बार जो है अब वो जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को जो है एकत्रित होने के लिए बोल रही हैं, उधर से जो है हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या अब जो राजनीतिक जो है जितने भी विचारधारा हैं, क्या अब वो हिंदू मुस्लिम पे आकर टिक गया है? देखिए, ये बीजेपी की घटिया मानसिकता का नतीजा है। ये शुरू से कहते आए हैं। प्रधानमंत्री ने भी अपने रैली में कहा कि मैं भी कहूँ कि हिंदुओं एक हो जाओ। अरे मतलब क्या था? प्रधानमंत्री मैं भी कहूँ कि हिंदू, मैंने कहना कि मैं संवैधानिक पद पर बैठे हुए मैं भी आह्वान करता हूँ कि हिंदुओं एक हो जाओ। कहाँ एक हो जाओ भैया? क्यों एक हो जाओ? रोजगार मिलेगा नहीं। क्यों एक हो जाओ? किसान रोड पर घूमेगा। हमारे देश की महिलाओं की इज्जत आबरू बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं तार तार हो रही हैं। हमारे देश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। जिनके पास रोजगार है वो बेरोजगार हो रहे हैं। इसीलिए एक हो जाओ। बख्शे नहीं जा रहे उत्तर प्रदेश में। अरे बाप रे बाप, इतने बड़े अपराधी जब योगी बाबा जाते हैं तब तब गोरखपुर में सलामी हो जाती है। और इनके आप ढूंढ लीजिए, इनके तमाम नेताओं को ढूंढ लीजिए जिनके अपराधियों से संपर्क ना हो, जो अपराधी प्रवृत्ति का ना हो। मान लीजिए मुख्तार अंसारी अपराधी हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह क्या हैं? वो राजा हरिचंद की छठी औलाद हैं। चिमयानंद क्या है? राजा हरिचंद की छठी औलाद हैं। कुलदीप सेंगर की बीवी को इन्होंने दिया, एक बलात्कारी की बीवी को जो है जिला पंचायत का टिकट बाद में छीन तो लिया ना। अरे जब थू होने लगी, पतन होने लगा, आप इनके वहाँ अपराधियों कम है जो है शख्सिया, ये बलात्कारी कम है, ये कम है। आज 24 न्यूज़ चैनल है, वो सरकार से सवाल पूछने लगा, सरकार की बखिया उधेड़ने लगा, तो उनको कौन सा चैनल कौन सा होता है उससे हटा दिए। आप बताइए, यही है भारत सरकार, यही है नीति कि इनसे कोई सवाल ना पूछे। योगी सरकार के जो है 4 साल पूरे होने के बाद से हैं, देख रहे हैं काफ़ी सारी जो है उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। देख सकते हैं कि जो है कल उन्हीं के मंत्री ब्रजेश पाठक, वो कांग्रेस के मंत्री नहीं हैं, पाकिस्तान के भी मंत्री नहीं हैं, भाजपा के विधायक और मंत्री हैं लखनऊ से। उन्होंने कहा कि यहाँ तो ब्यूरोक्रेट मंत्री और विधायकों की नहीं सुन रहे हैं, बड़ी बुरी हालत है। ऐसी हालत इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। बंगाल के अंदर देखने को मिल रहा है कि चुनाव तो चल ही रहा है, लेकिन इसी दौरान जो है ईवीएम पकड़े जाना, साथ साथ में जो है एक तरीके से जो है हाथापाई करना, पक्ष विपक्ष की तरफ से जो है लड़ाई करना, है ना, तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। तो कैसे देखते हैं आप कि सब कुछ देखने के बावजूद भी जो है पल्ला जो है किसका भारी लग रहा है अभी भी आपको? ममता बनर्जी का बंगाल में पल्ला भारी लग रहा है। 5 स्टेट से बीजेपी सरकार का सफाया हो गया है। बीजेपी सरकार नहीं आ रही है। आसाम में हाँ, चुनाव आयोग ईवीएम में हेरा फेरी करके करा सकता है। बाकी अगर कल को बीजेपी जीत जाती तो क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि चुनाव आयोग का विलय हो चुका है, चुनाव आयोग की मेहरबानी से हुआ है। अगर दीदी जीत जाती हैं तो क्या कहेंगे? तब यह कहेंगे कि ईमानदारी से चुनाव हुआ है। हाँ, मतलब जो भी कहेंगे आप अपने विचारधाराओं से ही कहेंगे, जो भी कुछ होगा आप ही सब ने। मैं अपने विचारधाराओं से, जनता जब इनको वोटवे नहीं दे रही है, प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ें नहीं हो रही है, 1000 रुपया 500 रुपया में पब्लिक बुलाई जा रही है, हाँ, उसको देने के लिए आपके पास पैसे है, हॉस्पिटलों में दवाई मुहैया कराने के लिए पैसे नहीं है, स्कूल कॉलेज आप खोल नहीं सकते हैं, किसान रोड पे है, उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। जो लूट खसोट करके रिजर्व बैंक खाली किया, बैंकों को खाली किया, इस देश की संपत्तियों को बेचा है, इनके बाप ने बनवाया था मोहन भागवत के। हाँ, एयर इंडिया बीजेपी वालों ने बनवाया था। इस देश की पब्लिक प्रॉपर्टी थी। इस बेरहम
प्रधानमंत्री को कोई अधिकार नहीं बनता कि इस तरह से इस संपत्ति को, देश की सजोई हुई धरती को बेचा। गांव में लोग कहते हैं कि जो अपने बाप की सजोई हुई धरती को बेचता है या संपत्ति को नष्ट करता है उसे नालायक और नकारा कहा जाता है। इस प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे, इस सरकार को क्या कहेंगे आप बताइए। चलिए ठीक है।